गाइस पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप कल्चर किस सिचुएशन के अंदर जा रहा है और स्टार्टअप इंडस्ट्री हमारी कहाँ पर जाते हुए हमें नजर आ रही है, उस सिचुएशन को डीपली जानने के लिए हमने आज अपने साथ इनवाइट किया है मुबरिस भाई को, जो कि लॉयर भी हैं और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडस्ट्री के साथ उनका बहुत ज़्यादा लिंक है। उनको रेगुलेशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है और रेगुलेशंस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं कि स्टार्टअप इंडस्ट्री को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए और किस तरीके से इन चीज़ों को आगे हमने जो है वो डेवलप करना है, इस पूरे इकोसिस्टम को। सो मुबरिस भाई, कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है राइट नाउ हमारे पाकिस्तान का स्टार्टअप कल्चर? नो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अबास। मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। यार पाकिस्तान के अगर हम स्टार्टअप कल्चर की इस वक्त बात करें तो कोई आइसोलेटेड नहीं हो सकती स्टार्टअप्स बाकी इकोनॉमी से पाकिस्तान की। तो अगर मैं ओवरऑल मईशत को देखूँ और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को देखूँ तो ऑब्वियसली स्टार्टप्स भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। स्टार्टअप्स का सिंस ज़्यादातर फंडिंग बाहर से आई है, ग्लोबल फाइनेंसिंग उनकी उनकी आती है। तो आई वुड से कि ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है उन पे एज़ अपोज़्ड टू सिर्फ पाकिस्तान। बट पाकिस्तान्स कंडीशंस हैव नॉट हेल्प्ड, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि भी पाकिस्तान की कंडीशन जो है मतलब कि इस टाइम पे तो बिल्कुल भी हेल्पिंग नहीं है स्टार्टअप कल्चर के लिए। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस चीज़ का, क्या पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वज़ह से पड़ रहा है या पूरी दुनिया के अंदर जो स्टार्टअप कल्चर के अंदर हमने देखा है कि सिलिकॉन वैली बैंक वगैरह भी जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ गए हैं। तो उसकी वज़ह से पूरी दुनिया के अंदर एक स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर जो है वो रिसेशन देखने को हमें मिला है। तो वो चीज़ भी इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान को या सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है? दोनों जी, देखिए दोनों इसमें दोनों चीज़ों का वो आपके साथ-साथ हुआ है। एक आपका सबसे बड़ा वो है क्या नाम है, द फर्स्ट थिंग इज़ कि जी ग्लोबल आप मैक्रो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वज़ह से बहुत पाकिस्तान को भी फ़र्क पड़ा है। ग्लोबली वीसीज़ और ग्लोबली स्टार्टअप्स की फंडिंग से भी बहुत ज़्यादा उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है। फिर ऑन टॉप देखें पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें आई मीन इट कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, लॉट ऑफ इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जिसकी वजह से जो हमारी अनसर्टनिटी है मुल्क में, हमारे मुल्क में जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त लैक ऑफ गवर्नेंस है, पॉलिटिकल सर्टनिटी है, पॉलिटिकल वो कोई पॉलिसीज इस वक्त कोई कंटिन्यूस पॉलिसीज नहीं है, उसकी वजह से और ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऑलराइट। और ये चीज़ दिखाता है कि भी पाकिस्तान के अंदर क्या रेगुलेशंस बन रही हैं इस किस्म की जो लॉज़ हैं पाकिस्तान के, क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं स्टार्टअप को रिलेटेड, या इन्वेस्टर यहाँ पर सेफ भी अपने आप को फील कर सकता है या एक्चुअल में इसके बिल्कुल उल्ट निज़ाम है पाकिस्तान का? देखिए, ऑन ऑन पेपर तो बिल्कुल ठीक है, राइट? ऑन पेपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली स्टेट बैंक ने, एससीसीपी ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जो ऑन पेपर पाकिस्तान में स्टार्टअप रेगुलेटरी जो एनवायरनमेंट है और जो सिस्टम है उसको बिल्कुल फेवरेबल कर दिया था उन्होंने। होल्डिंग कंपनीज़ की भी इजाज़त दी थी, एससीसीपी ने भी बहुत सारी चेंजेस की थी, एटसेट्रा। बट अब कुछ चीज़ें होती हैं जो पेपर पे नहीं होती, वो आपकी प्रेडोमिनेंटली आपके ऑन प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुल्क के पास डॉलर्स नहीं होंगे, तो पाकिस्तान से बाहर डिविडेंड पे करना या डॉलर रिपैट्रिएट करना मुश्किल होगा। जब पाकिस्तान के पास खुद के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा और फॉरेन आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो उससे फिर ये होता है कि आप जब अगर एक कंपनी इसने प्रॉफ़िट बनाया है, वो पाकिस्तान से बाहर वो डॉलर लेके जाना चाह रही है लीगली, बिल्कुल सब कुछ रजिस्टर करा के, सब कुछ वो करके, वो नहीं लेके जा सकती, तो वो इमेज के लिए बहुत बुरा होता है पाकिस्तान की। सो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है, कानून तो है, कानून तो अलाउ करता है उसको, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो है ना ज़रा इश्यू क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं रहता बिज़नेसेस के लिए। ये चीज़ इस आता है कि भी जब ये हम डॉलर को इस तरीके से पाबंदी लगा देंगे, ज़ाहिर बात है कि हमारे पास डॉलर है ही नहीं कि हम किसी को अलाउ करें कि वो पाकिस्तान से बाहर डॉलर लेकर जाए। अब यहाँ पर जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के इन्वेस्ट करती हैं, ज़ाहिर बात है कि जौन-सी भी चीज़, जौन-सी भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी वो आरओआई के ऊपर इन्वेस्ट करेगी कि भी हमें इसके ऊपर रिटर्न चाहिए, एक स्पेसिफिक परसेंटेज का रिटर्न हमें इस अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर चाहिए। अब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वो बंदा बाहर लेकर ही नहीं जा सकता, तो वो तो फँस गया है। बट उसके साथ-साथ जितने और ज़्यादा इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या इमेज जाएगा इस चीज़ का? वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाएँगे कि कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, पाकिस्तान की तरफ जो है ना देखना। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो फिर एक परसेप्शन होता है, देखिए इन्वेस्टर्स का होता है कॉन्फिडेंस से वो लोग वो करते हैं और वो कॉन्फिडेंस आता है परसेप्शन से। हमारा हमारा रियलिटी से भी और बुरा भी परसेप्शन है। अगर मैं बाहर जाके इन लोगों से बात करूँ, इन्वेस्टर से बात करूँ, वो ये कहते हैं आके कि जी, पाकिस्तान में जब हम आए तो हमें पता चला कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन है, इट इज़ फार वर्स देन व्हाट पाकिस्तान रियली इज़। उल्टा वो इंडिया के बारे में कहते हैं कि जब हम इंडिया जाते हैं तो इंडिया का परसेप्शन इज़ फार बेटर देन व्हाट इंडिया एक्चुअली इज़। सो वो एक और चीज़ समझ के पहुँचते हैं वहाँ पे और कुछ और नज़र आता है।
तो हमें एक हमारा परसेप्शन भी बुरा है, एक कुछ चीज़ें लेजिटिमेट भी हैं। लेजिटिमेट बिज़नेसेस को यहाँ पे नुकसान हुआ है बिकॉज़ ऑफ हमारी पॉलिसीज़ की वज़ह से या हमारी लैक ऑफ हैविंग डॉलर्स एटसेट्रा की वज़ह से, रिज़र्व्स की कमी होने की वज़ह से। तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका इम्पैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि भी जो परसेप्शन मतलब कि जो पाकिस्तानियों ने खुद अपना एक इमेज डेवलप किया हुआ है, वो इस किस्म का इमेज उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि साढ़े को ना ना हमारे पास जो है बिल्कुल भी इस किस्म की सिचुएशन नहीं है, फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है कि आप जो है हमारे पास आके अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करें। हालांकि फेवरेबल इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी हमने ज़्यादातर अपने आप को खुद ही इस तरीके से जो है वो पूरी दुनिया के आगे पेश किया हुआ है कि अगले हमारी तरफ आने से वैसे ही जो है वो कतराएं। इसी सिचुएशन के अंदर आपने आई बात की। डोंट थिंक अगर हमने पेश किया हुआ है, आई डोंट थिंक हमने एज़ सच पेश किया है एक्टिवली जाके कि हम बहुत बुरा है, यहाँ पे ना आएँ। आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि हमने कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं की, एक कोऑर्डिनेटेड या एफर्ट नहीं की कि इमेज को सही से बिल्ड करें। और वो सिर्फ़ हुंज़ा के पहाड़ नहीं होते इमेज, ठीक है ना? कि पहाड़ पहाड़ और वो हरियाली देख के लोग नहीं आते। सो सिर्फ़ टूरिज़्म की हद तक वो नहीं होता। उसमें होता है कि देखिए, अब जैसे नरेंद्र मोदी है, जब वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, his when he went on his US tour, his he went to Silicon Valley before going to Washington. और वो जो सिलिकॉन वैली में जाके मिले, फेसबुक के वो फाउंडर मार्क ज़करबर्ग से मिले, सबसे मिले वगैरह, दैट ट्रिप वाज़ प्लान्ड मंथ्स इन एडवांस, राइट? 6-8 मंथ्स इन एडवांस। वो पहले वहाँ गए, फिर वो वहाँ पे गए। सो पॉइंट इज़ कि वो परसेप्शन बनाना पड़ता है। परसेप्शन इम्प्रूव एक्टिवली करना पड़ता है, खुद से नहीं होता। और इस तरह से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी एक एनवायरनमेंट अपने मुल्क के अंदर, अपने इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि भी स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी मेकर का काम नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे मुल्क के जितने भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं और जितने भी एनालिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट, वो सारे के सारे मिलकर ये सारे के सारा परसेप्शन डेवलप करते हैं। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि इंडिया के अंदर उन्होंने पैदा की है और वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर हमें कोई इस किस्म का एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो इन फ्यूचर या राइट नाउ करंट सिचुएशन के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का? अब अगर मैं इंडिया के कंपैरिज़न से हट जाऊँ, बिकॉज़ आई थिंक हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वो लोग भी इतना बहुत ज़्यादा आगे या नहीं हैं। या या इंडिया के स्टार्टअप कल्चर और उसमें इन्वेस्टमेंट की वजूहत और हैं, वो उसपे हम डिफरेंट डिस्कस कर सकते हैं। बट या अगर हमें कंपेयर किसी से करना है, तो हमें अपने आप को करना चाहिए सिंगापुरज़ सिंगापुर से वगैरह ऑफ या द वर्ल्ड से कि जी यहाँ पे, हाँ, कि जी यहाँ पे देखें ईज़ ऑफ या बिज़नेस कितनी ज़्यादा है, कि हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ आराम से जाती है। करंटली हाँ, पाकिस्तान में अगर आपको एक ऑथेंटिक ऑन पेपर बिज़नेस करना है, वो ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत एक ऑफ द बुक्स पेपर और अनडॉक्यूमेंटेड बिज़नेस करने से। सो ये जो है एक बहुत बड़ी एनोमली और ये बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हमें एड्रेस करना होगा और लेजिटिमेटली एड्रेस करना होगा। एक फुल फुल साइट उससे करना होगा, नॉट जस्ट कि आपने 4 मैट्रिक्स बना लिए, एक वन विंडो बना ली और आपने समझा कि जी सारा काम हो गया। एग्ज़ैक्टली। सिंगापुर का तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उनको तो आसान है ना, उनको तो 1 क्लिक के ऊपर आपकी पूरी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, 5 मिनट बाद आप अपना बिज़नेस जो है वो रनिंग सिचुएशन के अंदर ले आते हो। बट पाकिस्तान के अंदर पहले आपका पेपर एक दफ़्तर में जाता है, फिर दूसरे दफ़्तर में, इस तरह करते-करते बहुत सारे दफ़ातर के बाद जाकर आपको कोई एक्सेस मिलती है अपने लेजिटिमेट करने की अपने आप के बिज़नेस को। बट वहीं पर ही अगर आपने इल्लीगल तरीके से बगैर किसी कागज़ात के शुरू करना है, तो आप कल शुरू कर लें और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि आपको कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछ-गूछ नहीं है कि भई यार ये जो आप बिज़नेस कर रहे हो इसको आपने क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरी की हुई है या नहीं की हुई? और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंटेशन आसान भी नहीं की हुई है हमारे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है और उसके अलावा देखिए, अगर कंपनी की मैं बात करूँ, एससीसीपी ने बहुत आसान कर दिया है। 1-2 दिन हुँ, में, 3 दिन में भी कंपनियाँ बन जाती हैं, राइट? और हुँ, सारा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया उन्होंने, बहुत बिल्कुल हुँ, ठीक है। बट हुँ। मसला ये है, सिर्फ़ कंपनी बना के तो मैं नहीं बिज़नेस स्टार्ट कर सकता ना। अब अगर जी, बैंक अकाउंट खोलने में मुझे 3 हफ्ते लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरी कंपनी जल्दी बनने का? तो अच्छ वो उसमें अब एससीसीपी का कोई काम नहीं है। वो अब बैंक्स का और स्टेट बैंक का मसला है। उसके अलावा सिर्फ़ कंपनी एक वाहिद तरीका नहीं होता, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, आपको पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन चीज़ों के भी अकाउंट्स और इन चीज़ों की भी रजिस्ट्रेशन को बहुत तेज़ करना पड़ेगा। सो होलिस्टिक थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी, यू आर राइट। और अगर मैं अगर लेजिटिमेट बिज़नेस शुरू करूँ, तो मैं कल खोल लूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो बैंक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग के हमने देखे लाइसेंसेस भी अलॉट हुए हैं और 5 लाइसेंसेस मिल भी चुकी हैं डिजिटल बैंकिंग के। तो क्या उससे नज़र आता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी हमें चेंजिंग देखने को मिलेगी ओवरऑल, कि अगर मुकम्मल तौर के ऊपर एक बैंकिंग जो है वो डिजिटली जो है कन्वर्ट कर ली जाए, जैसे कि चाइना वगैरह में है, सिंगापुर में। ऑब्वियसली वहाँ की बैंकिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी है।
तो उस हिसाब की कंडीशन क्या हमें उस किस्म का फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा इस डिजिटल बैंकिंग के बाद? लेकिन डिपेंड करता है। देखिए, जो डिजिटल बैंक का जो लाइसेंस है ना, वो एक किसी भी बैंक की तरह का लाइसेंस है। लाइक जो जी आज हाँ। के बैंक के पास लाइसेंस है, तो आज के जो बैंक्स है ना, वो अभी चाहें तो वो अभी वही चीज कर सकते हैं जो ये डिजिटल बैंकिंग वाले करेंगे। पर मसला है वो करते नहीं है, वो इंसेंटिवाइज नहीं है करने को। उनको इंसेंटिव ही नहीं है। अभी होता है, अभी देखिए पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री का कोर क्रक्स क्या है, ये मैं कोई नई बात भी नहीं बता रहा, बड़ा सिंपल है कि जी उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी बहुत लो है। बिकॉज़ ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में करंट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलते। या अब सेविंग करंट अकाउंट का मतलब है उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट देना है बैंक को, कुछ भी नहीं देना। बस ये आपका करंट अकाउंट आ गया बैंक के पास। बैंक की जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इतनी कम होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली मैं और आप नहीं ले सकते, वो बैंक ही खरीद सकता है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओनली बोरोज फ्रॉम द बैंक्स। तो अब उनको वो 8-7-8% पे पैसे लेते हैं मार्केट से, लोगों के डिपॉजिट से होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल ले लेते हैं 20% पे, 21% पे, और बीच में जितना भी सारा है वो सारा का सारा बैंक का प्रॉफिट है। एवरी टाइम फॉरेन एक्सचेंज कम्स इनटू अ बैंक अकाउंट डायरेक्टली, उसका जो ये लोग रेट देते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है 5, 7, 8 रुपए बीच में, तो बहुत ज्यादा था। दैट्स अगेन देयर ओन प्रॉफिट्स। सो जब इस तरह की सारे आपके प्रॉफिट मेकिंग के तरीके हैं, तो व्हाई वुड यू गो एंड ट्राई टू डू डिजिटल बैंकिंग एंड ऑल ऑफ दैट? यू कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी चल रही है हमारी दुकान, तो हमें क्या जरूरत है? या और इसके साथ-साथ ये है कि कोई भी इस किस्म की लीगल स्टेप्स पॉलिसी मेकर्स की तरफ से लिए जा रहे हैं, जो कि स्टार्टअप कल्चर को आगे प्रमोट करें। एनी काइंड ऑफ लीगल स्टेप्स रिगार्डिंग स्टार्टअप कल्चर एंड स्टार्टअप इंडस्ट्री? देखिए, वैसे जनरली काफ़ी रेगुलेटर्स हैव बीन वेरी फोर्थकमिंग, राइट? जब भी हमारी उनसे बात हुई है, जब भी हमने उनसे एंगेजमेंट की है, तो वो लोग बहुत एनकरेजिंग भी रहे हैं, और दे हैव वांटेड टू डू थिंग्स मोर सो इन द प्रीवियस गवर्नमेंट देन नाउ, बट अभी तो आई गेस देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। सो दैट्स आल्सो एन इशू, बट ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमने कोई बहुत लेजिटिमेट कंसर्न रेज किया उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया हो कहीं से भी। चीज़ें स्लो होती हैं, मुझे पता है, रेगुलेशन चेंज करना आसान नहीं है। काफ़ी सारी वैसी चीज़ें जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट से ही चेंज हो सकती हैं, वरना चेंज नहीं हो सकती हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तो बहुत देर लगती है। तो इस तरह के इश्यूज हैं। बट ओवरऑल कोई ऐसी हमें रेगुलेशन की जरूरत नहीं है सच टू चेंज। वी नीड अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स टू चेंज। ऑलराइट। अच्छा, रेगुलेशंस की बिल्कुल भी हमें आपने बताया कि ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। रेगुलेशंस ऑलरेडी पाकिस्तान की ऑन पेपर कम से कम इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ये जो पार्टनरशिप के बिज़नेसेस होते हैं, कोई भी बिज़नेस, ज़ाहिर बात है कि एक अकेला फाउंडर जो है मुश्किल होता है चलाना, उसको को-फाउंडर्स चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट और ओके हैं कि भी ओके टू गो हैं कि भी वहाँ पर किसी भी किस्म की किसी बंदे को टेंशन लेने की या परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि भी अगर हम को-फाउंडर अपने साथ मिलाकर आगे फंडिंग जो है उठाते हैं, तो वहाँ पर किसी भी किस्म के हमें आगे जाकर इन फ्यूचर कोई मसला बनेगा। देखिए, रेगुलेशन ठीक है। अब जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, को-फाउंडर के साथ एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं, तो को-फाउंडर एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसमें आप जो भी लिखें उसी हिसाब से आपकी रिलेशनशिप या गवर्न होगी। तो रेगुलेशन ठीक है, मसला है रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन में। तो फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क हो गया। अब पाकिस्तान उसी तरह से ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की इजाज़त देता है जैसे और मुल्क करते हैं, बट हमारा जो प्रोसेस है ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का, वो बहुत कम्बरसम है, बहुत लंबा है, और वो डिजिटल बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली पेपर बेस्ड है। तो उसमें देर भी लगती है, उसमें लोग फिर रिश्वत भी माँगते हैं, उसमें इतना कि वो ऐसे डिलेज़ भी आते हैं, उसमें चैलेंजेस भी आते हैं बिला वजह के। सो ये वाले जो चैलेंजेस हैं, ये आप अ, एकदम से, मतलब इसमें रेगुलेशन चेंज नहीं चाहिए, इसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन की चेंज चाहिए। तो ये वाले सारे चैलेंज, सेम सेम विद पार्टनरशिप डीड आप रजिस्टर कराने जाते हैं, तो एक सरकारी, हर प्रोविंस का इदारा होता है, वो करता है। अब उस इदारे में काफ़ी जो भी डिलेज़ आती हैं, जो जो जिस तरह के मिसहैप्स होते हैं, वो वहाँ के उसके तो एग्ज़ीक्यूशन में ज़्यादा मसला है। ऑन पेपर तो का बात सही लिखी हुई है ना कि आपको इजाज़त है करने की, तो आप कर लें जाके। ऑलराइट। अच्छा, ये भी चीज़ है कि आपने ये सारा का सारा तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त राइट नाउ हम देख रहे हैं कि भई स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चढ़ रहा है। चाहे जितनी भी मुश्किलात हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी है, बट लोग अपनी आप की फंडिंग जो है वो किसी भी तरीके से उठा रहे हैं। ट्रैक्स की एक मौजूदा जो करंट एग्ज़ाम्पल है, $3.2 मिलियन उन्होंने उठाई है। इस तरह से बाकी भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जो फंडिंग उठा रहे हैं और अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं इस करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर भी। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि क्या हम आने वाले वक्तों में अनकरीब कोई भी ऐसा एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं कि यूनिकॉर्न हमें पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल सकता है, कोई बिलियन डॉलर कंपनी बना जाए पाकिस्तान के अंदर?
यूनिकॉर्न से हमारे जिन हमें बड़ा शौक है यूनिकॉर्न्स बनाने का, लेकिन तो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए मुझे कोई इस बात में शक नहीं है कि कभी बनेंगी, बिल्कुल जब 100% होगा, 100% देयर विल बी कंपनीज दैट विल बी वैल्यूड एट $1 बिलियन। अनकरीब उसमें देखें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखूं, कितनी कंपनीज हैं जो $1 बिलियन से ऊपर वैल्यू है? दो तीन से ज्यादा नहीं है। ठीक है, या जिस तरह या डॉलर डी वैल्यू, डॉलर की अप्रिसिएट होता रहता है, उससे और भी कम होती जाती है। और कम हो ठीक जाती है। है। तो अब हाँ, तो मसला ये है कि अब आपकी जीडीपी डॉलर टर्म्स में कोई 250 से 300 के बीच में आ गया है। पहले 350 से 400 के बीच में था, बट अब 250 से 300 के बीच में आपका जीडीपी हो गया। नाउ इस 250 बिलियन का जब आपका जीडीपी है, तो उसमें $1 बिलियन की एक कंपनी बनना और मुश्किल हो जाती है, बिकॉज आपकी मार्केट छोटी हो जाती है, मार्केट इज स्क्वीजिंग एंड मार्केट इज गेटिंग स्मॉलर। बट देर आर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हु आर लुकिंग एट रीजन। They are looking at MENA as a market as well. They're looking at Egypt, Saudi Arabia, Dubai, UAE, etc. जो भी हैं आपकी सारी इन मार्केट्स को देख रहे हैं। अब बांग्लादेश भी हो गई आपकी, टर्की भी हो गया। सो any company that goes on and builds a foothold in all these markets and makes a regional player, बिल्कुल उसके लिए $1 बिलियन कंपनी बनना बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे उनके odds। काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि जब आप रीजन तक अपनी जो है मतलब कि अप्रोच पहुंचाते हो तो वहाँ पर आपके पास एवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा और मज़ीद खुल जाते हैं जिनको आप गेन कर सकते हो और अवेल कर सकते हो। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर देखें Absolutely। तो या अब यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई नया आदमी आता है और वो बिल्कुल एक स्टार्टअप आइडिया के साथ अभी अपने आप को अभी एमेच्योर स्टेज के ऊपर होता है, प्री रेवेन्यू स्टेज के ऊपर होता है और उसके पास क्या इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं कि वो अपनी फंडिंग वहाँ पर रेज़ कर सके या इवन कि वो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल तक पहुंच चुके हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो, बट वहाँ पर भी अगर उसको फंडिंग की ज़रूरत है तो क्या वो उसके पास किसी भी किस्म के पाकिस्तान के अंदर जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हम देखते हैं बट वो बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, क्या उसके अलावा भी कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं? देखिए, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। अब जैसे दुनिया में भी अगर मैं इंक्यूबेटर्स और एक्सलेटर्स को देखूं, तो आपका फॉर एग्जांपल वाई कॉम्बिनेटर इज द मोस्ट सक्सेसफुल वन। वो लोग पैसे भी देते हैं आपको साथ में, लेकिन वाई कॉम्बिनेटर फिर उसी हिसाब से कंपेरेटिव भी बहुत हो गया है। उसमें दाखला लेना, उसमें एंटर होना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा हाईली कंपेरेटिव हो जाता है। तो वो एक चैलेंज नहीं है बिल्कुल भी, बट जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है वो आपका फिर आ जाता। अब पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो कोई ऐसा फोरम एज सच, अब अगर एक्सीलरेटर्स देखूं तो आई टू आई एक्सेलरेटर है, फिर कैटलिस्ट लैब्स है, फिर उसके बाद इंक्यूबेटर्स में अगर हम जाएं तो एनआईसी की पूरी इंक्यूबेटर की वो है। तो ये तो आपके एक्सेलरेटर हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा मेंटरशिप, बहुत ज़्यादा एडवाइस, गाइडेंस सब मिल जाती है। आई टू आई के साथ एक है कि फंड सेपरेट है, तो वो फंड उसमें भी वो, अगर कोई कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है तो उनका फंड भी डाल सकता है, बट बाकी जगहों पे फंड नहीं है ऐसा। पर इंडिपेंडेंट आपके वीसीज हैं पाकिस्तान में, आपके पांच पांच तो फंड्स हैं आपके जो सिर्फ पाकिस्तान फोकस्ड है इस वक्त। तो आपका फातमा गोभी हो गया, सरमायाकार हो गया, जेन कैपिटल हो गया, आई टू आई मेंशन ऑलरेडी, इंडस वैली हो गया। सो दीज आर फंड्स दैट आर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान इंटायरली। सो फंड रेजिंग, और फिर इन लोगों के नेटवर्क से बाहर दुनिया में कि अगर अगर वो अपने कोई नॉर्म, ऐसे फॉर एग्जांपल आप 5 मिलियन रेज करने जा रहे हैं, तो कोई लोकल फंड अगर आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं मिलियन, तो बाकी चार से भी आपको मिला सकते हैं। तो एवेन्यूज हैं अवेलेबल। अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाह रहे हैं फॉर द राइट मार्केट, और अगर आप सही चीज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो सही टाइम पे कर रहे हैं, तो फिर देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट गेट फंडेड। हमारी आबादी जो है वो 24 to 25 बिलियन है, 25 अरब की 25 250 मिलियन है। आई थिंक 25 करोड़ की तकरीबन आबादी है हमारे पाकिस्तान की और 25 करोड़ की हाँ। आबादी के अंदर या 25 करोड़ की आबादी के अंदर हम क्या उस हिसाब से पोटेंशियल अपना अवेल कर पा रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है देखा जाए तो। एक तो पॉपुलेशन सेक्टर होता है ना कि पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, वो एक बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, बट जो पॉपुलेशन ऑलरेडी है उसको तो ज़ाहिर बात है कि हम मार तो सकते नहीं है बंदों को, तो वहाँ पर एक जो पोटेंशियल होता है क्या हम उसको अवेल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, करीब भी नहीं है हम उसको अवेल करने के। क्योंकि देखिए ना, अगर मैं अपनी सिर्फ यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी देख लूँ हर साल की, इट्स व्हाट, कितने, 15 लाख, 15 लाख से 20 ऐसी कुछ सीटें हैं आपके पास ओवरऑल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आप निकाल सकते हैं एक साल में। 50 लाख तो बच्चा पैदा होता है हर साल। और हर साल यूनिवर्सिटी एज की उसमें तक 50 लाख बच्चा फिर आ रहा है, उसी रेट से अगर आप देखें तो। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान इज यंग। तो हम बिल्कुल भी नहीं अवेल कर उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी देखें सारी एक तरफ नहीं होती ना, एक तो आपने क्रिएट करनी होती है जॉब्स, किसी को नौकरी मिल जाए।
उसके अलावा आपने अगर जॉब्स क्रिएट करनी है तो आपने क्रिएट करने ज़्यादा बिजनेसेस, तो यू शुड हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानीज टू स्टार्ट मोर बिजनेसेस सो दैट दे कैन क्रिएट मोर जॉब्स एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। अब बिजनेस करना आपके सामने है, कितना मुश्किल है स्टार्ट करना लीगल रेगुलेटरी एक साइड पे, बट उसके अलावा आपको फिर फाइनेंसिंग भी नहीं मिलती। आप किस तरह स्टार्ट करें बिजनेस? ज्यादातर फाइनेंसिंग तो लोगों ने प्लॉटों में लगाई हुई है, तो वो तो पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, सबके फंसे हुए हैं। बट लोग लोगों में नहीं इन्वेस्ट करते, लोग लोगों को नहीं देते कि यार तुम जाओ जाके यहाँ बिजनेस शुरू करो, तुम वो चीज शुरू करो। तो हमें किस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। और अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और जॉब्स को हटा भी दूं, तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। There's sports, there's arts, there's research, there's so many things that need to exist, because हर इंसान हर चीज में तो नहीं अच्छा होता ना। या एक बहुत अच्छा एथलीट है, लेकिन अगर आप उसको बिजनेस शुरू करने पे लगा देंगे तो उसका तो पोटेंशियल जाया कर रहे हैं आप। और एग्जैक्टली। ऐसे ही आई थिंक बहुत से लोगों का बहुत पोटेंशियल जाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि आपने ग्रेजुएशन की बात की, ग्रेजुएशन के ऊपर भी आते हैं, बट ग्रेजुएशन से पहले जो रिसेंटली हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं, एक पूरी दुनिया के अंदर एक टाइम के ऊपर एक मॉडल चलता था रेवेन्यू जनरेशन मॉडल का, कि रेवेन्यू जनरेट करते थे। इवन के वहाँ पर नहीं देखा जाता था कि भी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है इस रेवेन्यू के अंदर। सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करके वो अच्छी भली फंडिंग उठा लेते थे, और अपने आप को जो है काफ़ी हद तक एक लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाता था कि बहुत अरसे बाद जाकर कुछ स्टेबल कर जाते थे, और कुछ बिल्कुल वो बबल था उनका, वो फट जाता था। पाकिस्तान के अंदर भी हमने यही देखा है कि भई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल जो है वो कई लोगों ने अपनाया है कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर लो, और वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को ना देखो। जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होएगी, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टर अब तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को देखने लग गए हैं ना, कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है, सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है अपनी जितनी भी इन्वेस्टिंग हम करते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम किसी भी स्टार्टअप के अंदर लगाते हैं। तो क्या पाकिस्तान को भी ज़ाहिर बात है कि अब उसी तरफ जाना चाहिए बिल्कुल, कि या हमें रेवेन्यू जनरेशन मॉडल को लेकर चलना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? इट रियली डिपेंड्स है कि देयर इज नो आइदर और बिटवीन द टू, राइट? कि ये नहीं कि यार या तो ये, वरना फिर सब लोग एक ही चीज चलें। आप जिस सेक्टर में बैठे हैं और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इट्स हर हर वो डिफरेंट डिमांड करता है, सेक्टर डिफरेंट चीजें डिमांड करता है, राइट? अगर आप एक फर्ज करें नया बैंकिंग ऐप खोलते हैं, जैसे वॉलेट खोलते हैं, शुरू में तो आप बर्न कर रहे होंगे ना पैसे, आपको करने पड़ेंगे। आपको हर हर अकाउंट खोलने पे आपके पैसे जाया क्या, आपको आपके पैसे खर्च होंगे, हर ट्रांजैक्शन पे आपके पैसे खर्च होंगे, बट आपको यूजर को एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। तो शुरू में आपका मॉडल यही है कि यार यूजर बेस बढ़ाओ, फिर उस यूजर बेस को मोनेटाइज कर लेंगे। इट हैज वर्कड इन द पास्ट, इट हैज वर्कड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो देयर इज नो रीजन व्हाई इट कांट वर्क हियर इधर। बट थोड़ा मुश्किल है, लाइक वी सेड, सारी कहानी जाती है बैक टू एग्जिट्स, कि यार आप क्या जिस भी तरह से चलाते हैं आप उसको एग्जिट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते एग्जिट। या अब उबर है, उसका लॉसेस में थी, लेकिन उसका आईपीओ हुआ था, बहुत बड़ा आईपीओ हुआ था, बिलियंस ऑफ, आई थिंक $40 बिलियन का आईपीओ हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो वो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे वो हो सकता है। आप पाकिस्तान में तो आप वैसे नॉर्मल प्रॉफिटेबल कंपनीज का आईपीओ नहीं कर पाते, और आप सोचें एक लॉस मेकिंग कंपनी का आप आईपीओ कैसे करेंगे? और अगर उसको कोई खरीदने आएगा तो डिपेंड करता है कि अगर आप फिर दैट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, कि आप मैं आज कंपनी बना लेता हूँ, कल को कोई आके खरीद लेगा, बिकॉज आई दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल। तो एक वो चैलेंज आ जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स एंड व्हाट विल वर्क एंड व्हाट वोंट वर्क, इज इट द होल डिबेट कम्स डाउन टू दिस। और साथ ही साथ रियल एस्टेट की सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व है ना। किसी घर से भी आप पूछेंगे ना, तो उसके पास एक ना एक प्लॉट लाजमी निकल आएगा कि भाई हमने ये प्लॉट लेके रखा हुआ है। इज़ इट एनी प्रोडक्टिव, किसी भी सिचुएशन के अंदर क्या ये प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं? इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लॉट ही लेते जाओ। नहीं, तो आपके सामने मुल्क का हाल ना यार, मतलब इन द सेंस कि लोग वही पैसे या तो अपने ऊपर लगा लो, या तो अपने बिजनेस पे लगा लो, अपने उस पे कर लो, बट यू कांट ब्लेम देम ईदर, राइट? जब आपका सारा मुल्क में जितना भी अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ है मुल्क की, वो ज्यादातर रियल एस्टेट में पार्कड है। कीमतें या बढ़े जा रही हैं घरों की। ठीक है, तो वो खाली प्लॉट है, ना वहाँ पे पानी है ना सड़क है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ी जा रही है। फाइल है, ये भी नहीं पता कहाँ की फाइल है, लेकिन उसकी कीमत बढ़े जा रही है। सो द पॉइंट है, आप अगर आपके पास थोड़े पैसे पड़े हैं, आप तो बेवकूफ फील करेंगे ना यार, कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने पैसों के साथ। तो लोग, यू इफ यू क्रिएट दोज इंसेंटिव्स, यू विल सफर दोज आउटकम्स। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि आपका ज़ाहिर बात है कि लीगली आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होएगी इन सब चीज़ों के अंदर। तो ये बताएँ कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकती कि जिसके अंदर हम ये जो अपना रियल एस्टेट सेक्टर है,
इसको किसी तरीके से ट्रैप किया जाए कि रियल एस्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा जो मतलब कि पैसा लोगों का पार्क हुआ हुआ है और वो बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है और बिला वजह बढ़ रहा है। ये भी नहीं है ना कि वेल्थ क्रिएशन हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और डॉलरों की बारिश होने लग गई है पाकिस्तान के अंदर, तो सारे के सारे जो है वो अब बाहर निकल गए हैं जमा करने के लिए। ऐसा भी नहीं है। एक एक मेरे पास से पैसे उसके पास जा रहे हैं, उसके पास से पैसे अगले के पास पहुँच जाते हैं और फिर एंड एंड में पता लगता है कि कोई जो है उसके ऊपर कब्ज़ा भी कर लेता है। तो ओवरऑल जो रेगुलेशंस हैं, ये कब्ज़ा ना भी करे तो हम सिर्फ यहाँ पर पार्किंग की बात कर लेते हैं कि इतनी ज़्यादा लोगों की वेल्थ पार्क्ड हुई हुई है रियल एस्टेट के अंदर। क्या यहाँ पर रेगुलेशंस इस किस्म की नहीं होनी चाहिए? इतने ज़्यादा टैक्सेशन करें उनको कि वो रियल एस्टेट के अंदर अपना इतने ज़्यादा पैसा लगाने को फ़ायदेमंद ही ना समझें, ना प्रॉफ़िटेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है लोग वहाँ से पैसा अपना निकाल लेंगे। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। हमारे पास मसला ये है कि जो भी पावर में हैं, जो वो ताकत रखते हैं इस तरह की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की, बनाने की, उन सबके पास बहुत सारी रियल एस्टेट है और वो सारे के सारे रियल एस्टेट से वेल्थ उनकी सबकी पार्ट है, हर इदारे की, हर उसकी। तो आप फँसे हुए हैं, फिर कौन करेगा ये? कौन नोबडी किक्स द लैडर दैट हेल्प्स हिम गेट अप देयर, राइट? सो द पॉइंट इज़ कि वो तो एक बार उन्होंने अगर उनके सारे पैसे उसमें रखे हुए हैं, तो वो तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और वो लॉबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर। क्योंकि इतने सारे लोगों के पैसे हैं, फिर आम आदमी भी वापस जाता है उसमें क्योंकि उस आम आदमी ने भी लगाए थे। तो इसको रिवर्स करना कोई मुश्किल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई इतना मुश्किल नहीं है बनाना, बड़ा सिंपल है। आप एटलीस्ट उसकी वैल्यू तो रियल कर दें ना, अभी जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो कोई 1 10 व 110% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू पे है या 15-20% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू पे होती है, तो कोई फ़ायदा थोड़ी है उसका यार। सर 5% नुकसान पे नहीं है उससे 5% 4% पे इवन के जो कि कई ऐसी देयर यू गो। प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 5-500 मिलियन की हैं और उनकी जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 करोड़ या 1.5 करोड़ पे भी हो रही होती है। 50 वही करोड़ पे की वही वही प्रॉपर्टी बिल्कुल 1 ऐसे ही करोड़ होता है, एंड बिल्कुल। 1 एंड हाफ करोड़, तो उसकी ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर क्या ए, आपने उसकी टैक्स कलेक्शन करनी है, क्या आपने उससे पैसा लेना है। और बिल्कुल ऐसी उस है, बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पर ये चीज़ भी है ना कि जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा है, उसको पता है कि ये पैसा उसका जो है आज अगर 500 मिलियन की उसकी प्रॉपर्टी है, कल को ये प्रॉपर्टी उसकी 800 मिलियन, 900 मिलियन पे और 1 बिलियन तक पहुँच जाएगी। तो क्या वो बेचेगा या वो क्या ऐसे सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगाएगा? कभी भी वो तो इस चीज़ को सस्टेनेबल ही नहीं समझेगा ना, वो क्योंकि रिस्क नहीं पाकिस्तान के लेगा। अंदर हाँ जी, एक तो रिस्क नहीं लेगा, ऊपर से एक और चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडस्ट्री के अंदर लगाते हैं पैसा, तो आपकी ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आप लॉस कर जाएँगे। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर लगाते हैं, तो ये चीज़ है कि आपका पैसा सेफ है। तो वही ना देखिए ना वही अब वो कहते हैं नो रिस्क नो गेन। अब होता ये है दुनिया में हर जगह कि जहाँ पे आप सेफ जगहों पे रखते हैं ना पैसे तो उसमें आपका रिवॉर्ड नहीं बनता। तो आपको आपको फिर आप खुद ही आप फोर्स हो जाते हैं कि यार अगर मेरे पास ₹100 हैं तो 50 से मैं रिस्क लेता हूँ या 60 से मैं नहीं से ₹30 से रिस्क लेता हूँ, ₹70 को सेव कर देता हूँ। एंड दैट इज़ फेयर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स। बट मसला ये है यहाँ तो आपकी प्रॉपर्टी में आपका रिवॉर्ड अन अन वो लाइक यू नो लाइक अन डज़ नॉट मेक एनी सेंस द काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स दैट यू गेट इन प्रॉपर्टी। अब तो वो भी अगर लॉन्ग टर्म पे देखें तो प्रॉपर्टी में आपके इतने पैसे नहीं बनते लॉन्ग टर्म में। ये शॉर्ट टर्म्स में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और फिर ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर आपके पास अनडॉक्यूमेंटेड पैसे हैं या तो आप अपने मैट्रेस के नीचे कैश रख लें या आप एक एक प्लॉट लेके इसको रख दें, किसी को नहीं पता चलेगा, ज़्यादा आसान है इसको छुपाना। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं और इसके सॉल्यूशंस भी बहुत ऑब्वियस हैं। बट वो पॉलिटिकल विल नहीं है ये करने की और एबिलिटी नहीं अब तक हमें नज़र आई है किसी के बंदा करने की। वैसे दुबई का भी मॉडल काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट अट्रैक्टिव मॉडल है कि रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें, बट वो वहाँ पर एक काम करते हैं कि वो फॉरेनर्स लेकर आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं इनसाइड रियल एस्टेट सेक्टर। कि भाई जितने भी, अब पाकिस्तान का भी हमने देखा था कि जो पूरी दुनिया के अंदर टॉप 10 इन्वेस्टर हैं रियल एस्टेट के दुबई के अंदर, वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी उनमें से आते हैं। तो इतना ज़्यादा वो डॉलर लेकर आता है अपने मुल्क के अंदर इनसाइड रियल एस्टेट। हमने यहाँ पर ये काम नहीं किया कि भी हम डॉलर्स लेकर आएँ, या तो ऐसा हो ना कि रियल एस्टेट सेक्टर को ही अगर हमने बूम करना है, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, बट वो वहाँ पर भी हमें कोई इस किस्म की पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती। क्यों मिलेगी? देखिए ना कौन उसमें लेगा कि प्लॉट और हम तो ज़्यादातर प्लॉट्स बेचते हैं ना। दुबई में तो आप बनी बनाई चीज़ बेचते हैं, तो एक या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर आप उसमें इंक्लूड कर लें तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। चलो उससे फिर भी प्रोडक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की तो कोई बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे जॉइंट होती हैं, राइट? तो मैं स्टील भी खरीदूंगा, सीमेंट भी खरीदूंगा, मैं फिक्सचर्स भी खरीदूंगा, मैं टाइल भी खरीदूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो और लोगों को रोजगार भी मिलेगा वगैरह, चलो वो फिर भी कुछ है। दुबई में तो देखिए ना आप जाएंगे अपार्टमेंट्स खरीदेंगे बने हुए, वो खरीदेंगे ये वो खरीदेंगे। यहाँ तो आप प्लॉट्स बेच रहे हैं ना। प्लॉट तो कुछ भी नहीं है। प्लॉट तक जमीन है और एक आपने बोला कि जी यहाँ पे ये आपकी है।
बिल्कुल, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है ना, जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम है, ज़ाहिर बात है वहाँ पर सीमेंट की भी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर सरिया भी है, बिल्डिंग मटेरियल है, 100 किस्म की चीज़ें हैं, टाइल्स, सैनिटरी का सामान हो गया, सारा का सारा जो भी है, एक मुकम्मल इकोसिस्टम है। बट वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है कि रिसेंटली हमने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है 40% जो है वो काफ़ी जगहों के ऊपर 40 टू 45% रेट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के नीचे गिरे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन जो करेंसी की हुई है। उसकी मेजर रीज़न ये है, कई तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद चीज़ों के रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, सरिया लोहा ले लें आप, लोहे का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स जो 10% की डिवैल्यूएशन के हिसाब से एक प्रोजेक्शन लेकर चल रहा था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी तो 10% की हो जाएगी, अब वो वीकली जो इन्फ्लेशन जो है वो 40 से 45% पर पहुंची हुई है। तो वो किस तरीके से अपनी कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के अंदर करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके हर तरह आप कराची में वो डीएचए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बना रही थी, तो वहां पे सरिये की कीमत क्वाड्रुपल हो गई, डबल हो गई, जो भी हुई बैठे बैठे उनकी तो पूरी प्रोजेक्ट की फीसिबिलिटी हो, तो आधा करा डिफेंस खुदा हुआ है वहां पे अभी उस पे आई थिंक अब दोबारा से उनकी कोई वो अलाइनमेंट हुई है। बट द पॉइंट इज कि यार दीज आर रियलिटीज। आप हर चीज इंपोर्ट करते हैं, हर चीज आपकी जो डॉलर की उससे वैल्यू से वो ज्यादा वो होती है। आप एक्सपोर्ट आप हम चीजें करते हैं, तो ये तो आपको दीज रियलिटीज आर कैचिंग अप। ये भी है कि हम हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमारी पॉलिसीज़ के अंदर हैं। चलें आप इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट ज़ाहिर बात है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्ट ना करता हो, बट वो उसी एट द सेम टाइम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे बॉर्डर्स लगते हैं 4 साइडों पर, एक बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा लगता है इंडिया के साथ। वी आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट अ ट्रेड विद इंडिया, मुकम्मल तौर के ऊपर एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए इंडिया पाकिस्तान ट्रेड का। हमारी लैंग्वेज ही सेम है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इवन के इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट अगर हम इंडिया को जो है कैप्चर करें, बट हम उस साइड पर कभी भी नहीं जाते। तो क्या उस साइड पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, 100% है इंडिया के साथ। देखें ट्रेड इज प्रॉब्ली, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, इंडिया के बिल्कुल फेवर में है एक स्टेबल पाकिस्तान। ये चीज़ वहाँ पे भी उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ हमें यहाँ पे भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। वो ऐसी बात नहीं है कि वो लोग कोई कम है, वो लोग भी, उनकी भी पॉलिसीज हैव बीन वेरी डेट्रिमेंटल टू देमसेल्व्स एज वेल। ये जो इनकी इस वक्त जो इन्होंने एक्सट्रीम राइट पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की भी हैं, और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उनका स्टांस है, जो भी स्ट्रैटेजी जिससे वो चला रहे हैं, दिस हैज हर्ट इंडिया एज वेल। But the thing is, India on its own is so big, and they made the right decisions early on, decades ago. 90s में जब उनको पहला और एक वाहिद आईएमएफ प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद से जो उन्होंने पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की, एंड दे वर आल्सो लकी टू कंटिन्यू दोस पॉलिसी। देखिए, या अब कोई भी पॉलिसी को इफेक्ट देखने के लिए आपको उसको कम से कम 10-15 साल चलाना होता है। यहाँ या पे चेंज होती रहती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया आई हैड डन द हार्ड वर्क अर्लियर। Yeah, I used to say कि India was lucky to have Manmohan Singh too because he was a great प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। इवन दो कि बाकी जो एक जियोपॉलिटिकली जो उसकी पॉलिसीज़ थी, रेदर देन एक्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर बात ना की जाए, बट जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर उसकी पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया थी दैट वाज फैबुलस, और उसने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अप्रोच डेवलप की थी, बहुत ज़्यादा फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट्स की, जिसको बाद में ज़ाहिर बात है कि जून से भी आगे आके उनकी बीजेपी वगैरह आई। उन्होंने पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान उनके पास भी पॉलिसीज़ हैं, एंटी इंडिया पॉलिसीज़ हमारे पास भी हैं। ऐसा नहीं है कि भी हम लोग कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे से हमें नेगेटिविटी मिल रही है। दोनों तरफ से नेगेटिविटी जो है वो पुश की जा रही है कि भी हमने तो इनके साथ बिल्कुल जो है ना वो बैठना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दोनों तरफ ही ज़रूरत है। बट यू थिंक बी दैट आफ्टर मनमोहन सिंह देयर वाज अ रैपिड चेंज इन देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? कोर्स देखिए, उन्होंने दे मेड द राइट डिसीजंस एट दैट टाइम। उसके अलावा इंडिया, व्हाट वी फॉरगेट इज इंडिया एज अ मार्केट इज ह्यूज। 1.2 बिलियन पीपल हैं, तो हमसे कोई 100 करोड़ लोग ज्यादा हैं उनके पास। इट्स ऑन द वे टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, लाइक यू नो, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया की होने वाली है, आई थिंक इन अ few years as well. या तो as in terms of a market, it's just huge. So जब भी कोई अगर इन्वेस्टर भी आता, अब इंडिया में बहुत सारी बिलियन डॉलर का, बहुत सारे बिलियनर्स भी हैं। तो वहां पे एक यूनिकॉर्न बनना बड़ा आसान है, तो वहां पे एक वेंचर रिटर्न किसी का बनाना, रिटर्न कैपिटल बनाना भी बहुत आसान है। उन्होंने, उनके पास फिर उनकी यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। जितने हमारे आईटी ग्रेजुएट्स टोटल होते हैं, उतने सिर्फ आईआईटी बना लेता है, या से थोड़े से कम ही होंगे उनके, बट आईआईटी की ग्रेजुएट्स आर सॉट आफ्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
because they it is one of the premium institutions in the world. Sure, they have a lot of issues, but मसला ये है कि उनका स्केल बहुत हाई है, हर काफी सारी चीजों का, तो वो अट्रैक्ट भी कर पाते हैं इन्वेस्टमेंट, वो अट्रैक्ट भी कर पाते हैं टैलेंट, बिकॉज इंडिया ऑन इट्स ओन इज अ मार्केट। आप इंडियन कंपनीज को नहीं देखेंगे या दुनिया भर में जाती फिर रही है ज्यादातर, या उनके लिए इंडिया ही बहुत बड़ा है। यस एग्जैक्टली। मुबरज़ भाई एक और चीज़ है कि इंडिया के साथ चाइना भी है। चाइना हैज़ अ गुड रिलेशंस विद अस, ज़ाहिर बात है हमें पता है कि हमारे इस वक्त राइट नाउ भी चाइना से ज़्यादा बेहतरीन रिलेशंस किसी और मुल्क के साथ नहीं हैं। हम जब अपने एक्सपोर्ट की मुकम्मल ओवरऑल देखते हैं परसेंटेज, तो वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ गुड्स टू यूएस, बट वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग नियर टू इवन इक्वल टू चाइना, की जितना चाइना हमें बेचता है हम उतना भी चाइना को नहीं बेच पाते। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आखिर इतना बड़ा हमारा दोस्त है, इतना अच्छा हमारा उसके साथ रिलेशन है, हम उसके साथ भी ट्रेड जो है वो वन साइडेड ही कर रहे हैं कि सिर्फ हम उससे ले रहे हैं, हम उसको कुछ दे नहीं पा रहे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लेकिन अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा, वो कोई ऐसी चीज बनाएगा जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप दोस्ती यारी में कितनी बार मिलेंगे, ठीक है ना? अगर आपको बहुत अच्छा दोस्त होगा, वो ऐसी चीज दे पर आ रहा होगा जो आपको वैल्यू ऐड करती है आपकी जिंदगी में, तो आप उस दोस्त को प्रेफर करेंगे ओवर अदर्स हु आर डूइंग द सेम थिंग्स, राइट? तो बड़ी सीधी सी बात है। अब चाइना नंबर वन, एक तो लेट्स गिव इट टू चाइना, दे इन एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, दे बीट इन द वर्ल्ड इन द या मैन्युफैक्चरिंग थिंग। तो कोई ऐसी एग्री। चीज नहीं है जो उनके पास नहीं है ठीक है ना, जो खुद नहीं बना सकते। सकते तो हर चीज है। अब ये है कि अब काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी सस्ती हो जा रही हैं, उनके लिए बनाना महँगी हुई जा रही है, दुनिया में सस्ती मिलती है, तो वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं उसको वग़ैरह। तो देखिए ना, हम तो कुछ भी नहीं बनाते, हम झाड़ू भी नहीं, झाड़ू भी हमारे पास इम्पोर्ट होके आती है। तो मोमबत्ती मसला मोमबत्ती सारा भी ये है इम्पोर्ट होके कि आती है। हम, मैं वही वही मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग हर तरह की चीज़ें हम लोग, और हमारा जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसमें भी हम वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, वो पेटी में जी वो आपने फल भर के भेज देते हैं ना, उसके आप प्यूरेज बना रहे हैं ना, आप उसके वो ड्राइड बना रहे हैं वगैरह वगैरह। हम श्योर हम लोग कर रहे हैं, बट स्केल पे नहीं हो रहा है। तो आप चीज, चाइना हमसे क्या खरीदे यार? व्हाट आर दे गोना गेट फ्रॉम अस? नथिंग। सो अब यूएस वगैरह में ये है कि यूएस इज आवर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, एंड देन उसके अलावा ये है कि डायस्पोरा एक्सेट्रा ज्यादातर वहाँ पे भी वो है, तो वो यहाँ से हमारे बड़े गुड्स की वहाँ पे डिमांड भी वैसे वैसे क्रिएट होती जाती है। चाइना में वो कम है। तो वी नीड टू रियली वर्क ऑन, आई मीन हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ानी है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये तो कोई नई बात भी नहीं है। चाइना हमसे क्या खरीदे वैसे, सीधी सी बात है। I have lived in China for more than 3 years, or there is a huge potential in China regarding to buy from Pakistan. Actually, it's not like कि चाइना हमसे क्या खरीदे। चाइना हमसे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है, जिसके अंदर एक मेजर चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये जो बुल्स हैं, काउस वगैरह, उनकी जो स्टमक्स होते हैं और उनकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं जो कि हम वेस्ट कर देते होते हैं, China has the biggest market in Asia to buy those stomachs and those intestines in Shandong, मसला ये है, वो Shandong province. हमसे कब से वो कैटल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बोला था कि आप एक फैसिलिटी लगा लें टू टेस्ट वेदर वो एक कोई डिजीज होती है उसकी, Yeah, कि वो उसको कहीं वो तो ना फुट एंड माउथ डिजीज ऐसी कोई डिजीज है। yeah, yeah, तो उसकी उसकी जो उन्होंने कहा उसकी टेस्टिंग वो हम नहीं बना पाए सालों में। अब वो कर ये रहे हैं कि वो पाकिस्तान को जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर को खुद बना रहे हैं वहां पे, कि यार हम खुद बना के खुद आपकी आपकी जो yeah. एक्सपोर्ट है उसको टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपसे तो हो नहीं रहा। एक और चीज़ भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर नहीं बल्कि कराची के अंदर भी। आई नो ए चाइनीज़ पर्सन जो कि कराची के अंदर रहता है, सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ पर जो मछलियाँ एक्सपोर्ट करनी है ना कराची से चाइना के अंदर, तो उसकी वो वहाँ पर बैठ के टेस्टिंग कर सके कि ये एक्चुअल में एक्सपोर्ट क्वालिटी को मीट करती भी हैं या नहीं करती। ये एक फंडा है जो कि पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर हमने किसी भी दुनिया की एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करना है या किसी भी जगह के ऊपर बेचना है, तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को देखना होगा कि हम उनकी क्राइटेरिया, उनकी क्वालिटी को मीट कर भी पा रहे हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ हम बस उठ के बोल देते हैं कि जी हम पाकिस्तान को आसमान पर ले जाएँगे। हम बस उठ के बोल देते हैं, हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं कर रहे। चावल बेच देते हैं उनको, इस तरह की चीजें बेच देते हैं, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें बेच देते हैं वगैरह, बट उसके अलावा हम कुछ नहीं बनाते हैं सच के जो हम बना सकते हैं। मुबरिस भाई, चाइना में ना बासमती राइस की एक बहुत बड़ी डिमांड है, दामी उसको बोलते हैं, तामी चाइनीज़ के अंदर। देयर इज़ ए कंपनी इन कैंटन ग्वांगझू जो कि पाकिस्तान का जो राइस है वो पहले हांगकांग मंगवाती हैं, उसके बाद हांगकांग से पैक करके अपने चाइना में लाकर आगे सेल आउट करते हैं, और वो तकरीबन पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट्स के ऊपर सेल करते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान डज़न्ट नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। इवन कि हमारा जो सॉल्ट है, हम कितने किस रेट्स के ऊपर वो बेच रहे हैं और आगे वो दुनिया के अंदर शॉर्ट सेलिंग इज़ वेरी बिग ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कि हम लोग हर चीज़ को ही सस्ता बेच देते हैं। हमें पता ही नहीं है कि इस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू किस तरीके से लेनी है हमने दुनिया से। वही ना, वैल्यू एडेड हमें कोई हमने वैल्यू ऐड करना नहीं सीखी, राइट। और उसका सबसे बड़ा चैलेंज उसका ये है कि हम अगर वैल्यू नहीं ऐड कर पाते हैं तो ऑब्वियसली कोई और वो वैल्यू कर लेता है। तो जो पिंक सॉल्ट है, इंडिया यहाँ से लेता था और उसको पैकेजिंग करके उसके ऊपर ब्रांडिंग करके उसको दुनिया में बेच देते हैं इंडियन कंपनीज, एंड दैट्स हाउ लश-पश दे करके। मेड मोर मनी। तो वही वाली बात है ना, जो पेटी में फ्रूट भर के भेजने वाली बात है, दिस इज व्हाट वी आर गुड एट, कि बस इमीडिएटली यहाँ से निकालो, थोड़े से पैसे आ जाएं, बाकी फिर देखी जाएगी। इसके अलावा हम जो अपनी मैन पावर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेल करते हैं। इवन कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि भाई अपने रेट्स किस तरीके से लिए जाएं, किस प्राइस के ऊपर अगले को सर्विस प्रोवाइड की जाएं। और इसके ऊपर क्या हम यहाँ पर अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर भी रहे हैं, या वही $5 और $10 के प्रोजेक्ट्स लेकर ही हमने अपनी लाइफ गुजारनी है। वही वही वाली बात है। आई थिंक यहाँ पे अवेयरनेस भी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ये ज्यादा इजी फिक्सेबल है। इसमें तो आपको प्राइस ट्रांसपेरेंसी भी नजर आ रही है, आपको दुनिया में नजर आ रहा है। बट अगेन देखिए ना, आप 5-10 डॉलर अगर आप छोटा काम करेंगे तो उसके 5-10 ही मिलेंगे। अगर आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एआई में कुछ कर रहे होंगे या सीरियस डेटा में कुछ कर रहे होंगे तो आप 50-100 भी कमा सकते हैं पर घंटा। तो वही वाली बात है। देखें आप उसमें कितनी वैल्यू कर रहे हैं, कितना टेक्निकल है, कितनी स्किल आपकी हाई है, दैट विल डिटरमिन योर आउटकम्स। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भी ओवरऑल हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें। पाकिस्तान के अंदर आपने बताया कि 15 लाख ग्रेजुएट्स ऑलरेडी जो है सालाना निकलते हैं। इवन कि चलो हमारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 50 लाख के करीब हो रहे हैं। बट क्या वो 35 लाख बेटर हैं उस ग्रेजुएट से, जो ग्रेजुएट बेचारा ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो बेचारा बैठा हुआ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब उसने ग्रेजुएशन कर ली है, एक पढ़ा लिखा लड़का है जी, अब वो बेचारा और कुछ कर भी नहीं सकता। अब जी ये बोलूँगा तो, ये करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे कि भई ये पढ़ा किस लिए था इतना ज़्यादा। क्या हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन हो गई है, या पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, या पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड एजुकेशन की कमी है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि भी इतने ग्रेजुएट्स पैदा करने के बाद भी हम जो है वो उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेशन या कुछ भी नहीं कर पा रहे? ये सब वजह है। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कम है। अगर आपके पास 15 लाख ग्रेजुएट्स हैं या 10 लाख ग्रेजुएट्स हैं, उसमें सारे वो टॉप क्वालिटी उसके ग्रेजुएट्स नहीं है। एम्प्लॉयबल काफी सारे नहीं है उनमें से। एक वजह ये है, दूसरी वजह इसमें यह है कि आपके पास नौकरियां भी कम है, आपकी इंडस्ट्री कम है, आपके पास काम करने की चीजें कम है, तो आपकी ऑब्वियसली नौकरियां कम है। जब नए बिजनेसेस बनाना इतना मुश्किल है तो नई नौकरियां कैसे क्रिएट होंगी? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ये नहीं कहूंगा मैं कि वो बेहतर है उससे, कि जो तो 15 लाख वाले से बेहतर है वो 35 लाख, नहीं। बिकॉज देखें, या आपके पास जो भी है, आपकी एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता। या एजुकेशन का मकसद एक वैसे जनरली भी आपकी जिंदगी में आउटलुक इम्प्रूव करना होता है। एग्ज़ैक्टली। देखें, जो काम के लोग हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने से जो फिर भी जिनको क्वालिटी एजुकेशन भी मिली, और जो मीन से भी थे, जिनके पास प्रिविलेज भी थी, उस सही एक्सपीरियंस भी रखते थे, सही नॉलेज भी रखते थे, वो तो बाहर चले जाते हैं। देन वी आर लेफ्ट विद लेस स्किल्ड पीपल, मेजॉरिटी प्रेडोमिनेंटली। तो जो है ना, अनलेस कोई किसी वजह से रुका हुआ हो, हाईली स्किल्ड पर्सन, पर्सनल रीजंस की वजह से, it does not make sense for them to stay in Pakistan, because again if you are say in technical, आपकी कोई भी फील्ड है, स्टेम में है, आप इंजीनियरिंग में है, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जो आप रुकेंगे उसके लिए? इज़ इट द रीज़न राइट। यू आर लिविंग तो इन कैलिफोर्निया दैट्स अ और चैलेंज। I don't live in California. I'm here visiting. ऑलराइट, ऑलराइट। I'm one of the less I'm one of the less skilled people who got अच्छा, left behind in लेस Pakistan. लेस स्किल्ड पीपल से ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत एक बड़ी तादाद जो है ग्रेजुएट्स की है जो कि लेस स्किल्ड हैं। एक रेडी पे जो बच्चा एक फ्रूट बेच रहा होता है, वो इनसे ज़्यादा जो है वो मंथली इनकम उठाकर अपने घर लेकर जा रहा होता है। एक ग्रेजुएट से जो 30-35 हज़ार रुपए की एक नौकरी कर रहा है बेचारा, 30-35 हज़ार रुपए के अंदर क्या उसका पेट्रोल निकलता है, जो कि वो खाली ऑफ़िस जाने और वापस आने के लिए उसका पेट्रोल लगता है, वो भी नहीं निकलता। तो व्हाट काइंड ऑफ ग्रेजुएशन इज़ दिस, और एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रेजुएट इज़ दिस, ये भी जिसको आप उसकी सैलरी नहीं पे देखिए कर पा उसका रहे व्हिच ही डिज़र्व। उ- उन दोनों में देखिए फर्क ये है ना, फर्क ये है कि जो ग्रेजुएट है, सही है, उसको शुरू में बड़ी तंगी से गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि कम सैलरी है, बट उसका पोटेंशियली ही कैन मेक अ लॉट मोर मनी। रेडी वाले का एक सीलिंग है,
वो उससे ज़्यादा नहीं बना सकता वो पैसे। वो हैंड टू माउथ ही है, उसके पास इतना कैपिटल भी नहीं है कि वो एक रेहड़ी को कन्वर्ट कर दे एक स्टॉल में, फिर एक दुकान में, फिर एक उस पे, वो साइकिल से नहीं निकल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें और हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, एक लिमिटेड बॉक्स में उन दोनों को लग के देखें, तो श्योर आपको लग रहा है कि रेहड़ी वाला ज़्यादा वो कमा रहा है पैसे। बट नहीं, ग्रेजुएट का उसके उसके बाद आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसको इतनी स्किल आ गई कि वो अपने आप को खुद ही ट्रेन कर सकता है। तो वो और स्किल्स एक्वायर कर सकता है और वो और आगे जाके डिफरेंट काम कर सकता है वगैरह। तो बट ये है ना, देखिए पाकिस्तान में हम सेलिब्रेट क्या करते हैं। कल ही मैं कोई खबर देख रहा था कि 2-3 मिनिस्टर्स थे, वो कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि जी हमने इतने लोगों को बाहर नौकरी पे भेजा है, उससे पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ऐसे थोड़ी आप सारी स्किल्ड लेबर तो अपनी बाहर भेज देते हैं कि जी वो पैसे कमा के बाहर घर भेजेंगे अपने पैसे, और वो हमारी चाइना के रिसोर्सेज। अंदर ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, ख़ास करके वो मुल्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके अंदर चाइना भी एक बहुत बड़ा एक प्लेयर है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर ही चाइना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिहाज से। तो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और चाइना इज़ आउटसोर्सिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। क्या पाकिस्तान उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पा रहा है? बिल्कुल कर सकता है ना। देखिए, बट वो करने के लिए पाकिस्तान को क्या-क्या चाहिए? पाकिस्तान को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास वाटर होना चाहिए, आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग से बैठे-बैठे तो नहीं होती ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 50 चीज़ें होनी चाहिए टू बी एबल टू मैन्युफैक्चर। पूरे पाकिस्तान में आपके पास एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन है इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश हैज़ 40, 40। अम, तो आपको इतनी सारी चीज़ें सॉल्व फॉर करनी है, इतना बड़ा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, बिल्कुल हो सकता है। आज लगाना शुरू करेंगे तो होगा ना 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में। लेकिन आज कौन शुरू कर रहा है? आज शुरू नहीं कर रहे। तो हम किस तरह से, और फिर उसके बाद फैक्ट्री लगाने के लिए अलग कैपिटल चाहिए आपको। तो हम वो हमारे पास वो इम्पेटस वो शुरू ही नहीं हुआ है, हमारे पास वो काम शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक कि हम उसको फिर आके कुछ उससे कुछ कर पाएँ। तो you when China starts moving its manufacturing out, which it has, you have to be prepared to grab that opportunity. We are not prepared to grab that opportunity. That's the problem. And what are the ways so we can actually grab that opportunity? देखिए, आप सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस इनेबल करें कि जी लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल मिल जाए, इक्विटी भी मिल जाए, डेट भी मिल जाए, सब चीज़ें मिल जाएँ। उसके बाद आपको अब उसको इनेबल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉलिसीज़ ऐसी रखनी पड़ेंगी कि लोकल, अब आप हर चीज़ बाहर से उसका नहीं वेट कर सकते, आपको लोकल चाहिए होती है काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद जी दूसरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग करना पाकिस्तान में एक अज़ाब है। इट्स एन एक्सट्रीम स्पोर्ट। तो आपने जी सड़कों से लेके बिजली से की बरामद से लेके आपने पानी की वो जो भी होता है, आपने वेस्ट डिस्पोजल से लेके आपने सब चीज़ें फिक्स करनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब आप पता है दुनिया में हुआ हुआ है, आपने बस पता है क्या करना है, बस करना है। उसमें आपकी विल होनी चाहिए, उसमें ऑब्वियसली उसको उसको एग्जीक्यूट करना है आपने जाके। या एंड फाइनली ये चीज़ है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान के एक इकोसिस्टम को, तो कैन यू एक्सप्लेन कि भी ये ओवरऑल इकोसिस्टम को हम किस तरीके से बेटर टुवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान, हम किस तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग? देखिए हमें, हाँ, तो हमें तो वही जो हमें इसको थोड़ा सा जेनेरिक देखना पड़ेगा इकोसिस्टम को। जब भी हम स्टार्टअप कहते हैं, दुनिया स्टार्टअप से कुछ और समझती है, हम हर स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्टअप कहते हैं। फ़र्क है दोनों या में। दुनिया जिसको स्टार्टअप कहती है वो होता है वेंचर बैक्ड बिज़नेस, कि जी वेंचर कैपिटल जिस पे कंपनी लिया हुआ है, और वेंचर कैपिटल सिर्फ़ उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है जो जिसमें रिस्क ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है। और उनको पता है 10 में से 8 फेल होंगी, जो 2 सक्सेसफुल होंगी वो सारा पे ऑफ कर देंगी, वो इनका सारा बहुत पे ऑफ आउटसाइड कर रिटर्न देंगे होगा वगैरह। एग्जैक्टली। तो वो बड़ी अच्छी चीज़, वो अच्छी चीज़ भी है। वो एनकरेज करता है ऐसे बिज़नेसेस को जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर रहे हो या न्यू कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, वो उसके लिए बहुत एनकरेजिंग है। वो फॉर्म ऑफ कैपिटल अच्छा है, फॉर्म ऑफ कैपिटल है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है, जो एक ऐसा बिज़नेस जो चलता हुआ बिज़नेस है। जो सिंपल बिज़नेस है, जो कोई ऐसी कोई कोई नई चीज़ नहीं इजाद कर रहा, कोई नई इनोवेशन नहीं लेके आ रहा, लेकिन वो चलता हुआ बिज़नेस है, वो काफ़ी सारे लोगों की नौकरियाँ चला रहा है, काफ़ी सारे लोगों को वो कर रहा है, प्रॉफ़िट कमा रहा है। उसको जो ग्रोथ कैपिटल है, उसके लिए कोई फंड भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान, आपको उनको इनेबल करना पड़ेगा, कैपिटल के साथ। और हर तरह के एंटरप्रेन्योर को, सिर्फ़ उसको नहीं, सिर्फ़ स्टार्टअप, फैंसी स्टार्टअप फाउंडर को नहीं, आपने रेहड़ी वाले से लेके
पार्टनरशिप वाले से लेके जूस की दुकान वाले तक आपने सबको, और मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्मॉल फैक्ट्री जो घर में बैठ के, कॉटेज इंडस्ट्री है जो घर में बैठ के चीजें बेच रहे हैं, आपने हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को आपने इनेबल करना है। आपने हर उसको पैसे देने हैं, आपने हर उसको, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पोस्ट इज अ सिटिंग, इट्स नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। Pakistan Post is our biggest asset in terms of enabling exports and entrepreneurs in Pakistan. आपकी आप लॉजिस्टिक्स सब्सिडाइज करें ना। आप पाकिस्तान पोस्ट का बैंकिंग लाइसेंस भी है, आप उनको उनकी फाइनेंसेस को वहां से फाइनेंस प्रोवाइड करें, वहां से लॉजिस्टिक्स सब्सिडाइज करें। आज अगर मैं अपनी कोई चीज प्रोडक्ट बना के अमेरिका में बेचना चाहता हूँ, इट कॉस्ट सो मच मनी जस्ट टू शिप इट, इट कॉस्ट 3 times व्हाट माई प्रोडक्ट कॉस्ट। तो डिजाइनर्स भी जो सारे हैं वो क्या करते हैं, वो यार 2 टिकटें लेते हैं बिजनेस क्लास वाली, इसमें भर देते हैं बहुत सारे जोड़े और लेके चले जाते हैं अमेरिका में, एक एग्जीबिशन करके वहां बेच देते हैं। वो यहाँ से शिप करने बैठे हैं तो उनकी कॉस्ट इतनी है कि तो कपड़ा वारे में नहीं आएगा किसी के। सो you have to make these, you have to build the infrastructure that an entrepreneur needs to export and the entrepreneur needs to manufacture। ये करना है अक्रॉस द बोर्ड, करना है आपने, हर इंडस्ट्री की नहीं करना है। ये नहीं कि चलो जी आईटी इंडस्ट्री आईटी आईटी करते रहे, आपने अक्रॉस द बोर्ड सारी इंडस्ट्रीज के लिए चीज करनी है। एंड थैंक यू वेरी मच मुबरस भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। और काफ़ी ज़्यादा जो है आपने प्रोडक्टिव किस्म की पॉइंट्स बताए हैं जिनको हम ज़ाहिर बात है कि यूटिलाइज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं। गाइज़, इनका ट्विटर हैंडल भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये स्टार्टअप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि स्टार्टअप्स के अंदर क्या रेगुलेशंस वगैरह मैटर करती हैं और क्या चीज़ें नई से नई स्टार्टअप्स के अंदर आ रही हैं। मुकम्मल स्टार्टअप इंडस्ट्री को ये काफ़ी ज़्यादा कवर करती होती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस टू। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।